हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने यह दूसरा वीडियो लाया हूँ जो 66th BPSC एंड बिहार SI जो चल रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 14 फरवरी को प्रस्तावित है। घटबढ़ आगे जो है देखा जाएगा। उस सिस्टम से होते ही मैं प्रत्येक दिन एक मैं सैंपल सेट, मॉडल सेट जो बोले प्रैक्टिस सेट में ला रहा हूँ। इसको आप बनाइए और इसमें अपने नंबर देखिए, इसमें कट ऑफ देखिए, आप 100 क्वेश्चन में से कितना जवाब देते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ आपको मैथ का भी मैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जाएंगे 2 4 5 करके, क्योंकि ये BPSC टारगेटेड भी कहा गया। BPSC में 10 क्वेश्चंस मैथ होते हैं, तो इसलिए। और अगर आपको ऐसे में तो ऐसे मैथ नहीं होते हैं तो आप उसको इग्नोर कर जाएंगे। लेकिन हाँ, आपके जब PT निकालने के बाद फिर मेंस होंगे तो उसमें रीजनिंग भी होते हैं और मैथ भी होते हैं थोड़ा थोड़ी। तो चलता हूँ आगे फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज देखते हैं सेट 2। ये मिक्स क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी होंगे, साइंस भी होंगे, आर्ट्स भी होंगे और 5-7 क्वेश्चन मैथ्स भी होंगे। तो देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यह मेरा नया यूट्यूब चैनल है जो मैं 1 जनवरी 2021 को दिन शुक्रवार को इसका मैं लॉन्च किया हूँ। 2 जनवरी को मेरा इंट्रोडक्शंस वीडियो आया है। उसके बाद इससे पहले 5-6 वीडियो आपको एजुकेशन डिपार्ट से चला था 10th क्लास से, क्योंकि मैं पिछले 7-7 ईयर से मैं कोचिंग टीचर हूँ जो 6 to 10th परमानेंट एंड कभी कभी बीच बीच में 11 12 को भी पढ़ाया हूँ। उसी से मेरा बैच अभी भी चालू है और उसी के नाम से क्लास अभी भी चलते हैं, तो उसके नाम से थोड़ा थोड़ी मैं किया हूँ। लेकिन यह मेरा आप ये ऑनलाइन क्लास है और सॉरी मेरे ये यूट्यूब में मेरा पहली क्लास है। वैसे मैं सब कुछ पढ़ाता ही हूँ, लेकिन इसमें जो भी हमको परेशानी त्रुटि होंगी तो आप इसको इग्नोर करेंगे और आपको जैसा जिस तरह की चीज़ चाहिए उस तरह से आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ाता ही हूँ। वैसे बहुत सारे यूट्यूब में पढ़ाने वाले लोग वो कभी किसी ऑफलाइन में पढ़ाए ही नहीं है। तो खैर, अब मैं आपके सामने यह सेट 2 स्टार्ट करता हूँ। देखें और अगर संभव हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, देखिए। हाँ, आपको इच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ठीक है, मैं 7 साल से ज़रूर पढ़ाया हूँ, उसका अनुभव इसके सामने ज़रूर मैं प्रस्तावित करूँगा, रखूँगा। तो इसके लिए क्या करने पड़ेंगे, आपको मेरे वीडियो देखते रहेंगे या कम से कम मेरे चैनल्स नाम याद रख लेंगे, और इस तरह से मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो देने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए या नहीं, सब्सक्राइब कीजिए या नहीं, लेकिन प्लीज़ ज़रूर वीडियो को देखें। और हाँ, चूँकि मैं पहले पहल हूँ तो आपको किस तरह से चाहिए वो भी कम से कम ज़रूर दें। थैंक यू। चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक बल के किस पोत का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जलावरण किया था। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, करंट अफेयर्स का है। देखिए, ये 20 मई 2020 है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह है, शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये किया था, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ICJS सचेत है। इसका नाम क्या है, ICJS सचेत है। ठीक है, अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देते हैं। वही सब सभी जानते ही होंगे कि हेली धूमकेतु जो आपको प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। वैसे पिछली बार दिखाई दिया था आपको 1986 में, पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था। और 76 साल बाद जब देखेंगे तो 76 में जब जोड़ेंगे तो 2062 हो जाता है, यानी आगे निकट भविष्य में दिखाई देगा। कब इसको, 2062 ईस्वी में। वैसे हेली धूमकेतु का आविष्कार 1705 ईस्वी में आपको ब्रिटेन के खगोल शास्त्री एडमंड हेली के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम हेली रख दिया गया। ठीक है, तो कितने साल में, 76 साल बाद दिखाई देगा।
ठीक है, आप समझ में आएंगे। हेली धूमकेतु लगभग यानी प्रतिवर्ष 76 साल बाद दिखाई देती। पिछली बार 1986 में दिखाया गया था, भविष्य में अगला 2060 में 62 में दिखाई देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, भारत के संविधान के मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 क में है, किस में है? 51 क में है, 51 क में है। ये किससे लिया गया है? वैसे मूलतः संविधान में नहीं था, जो मूल संविधान अंगीकृत किया गया था उसमें नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन का 42वें संशोधन किसमें? 1976 के द्वारा लिया गया। और यह किसका लिया गया था? ये लिया गया था आपको सोवियत संघ के संविधान से। किससे लिया गया था? सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। 4 में देख रहे हैं, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक MD के रूप में 20 जनवरी 2020 को 3 वर्ष की अवधि के लिए किसे नियुक्त किया गया? यानी कि 20 जनवरी 2020 को 3 वर्ष के लिए, यानी कि 20, 21, 22, 23 जनवरी 20 तक के लिए किसे चुना गया है? तो इसे चुना गया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को चुना गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। देखते हैं, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, 1857 के विद्रोह बरेली का कौन था? अब जानते हैं, कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के थे। ठीक है, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला थे और खान बहादुर थे। बरेली के कौन थे? खान बहादुर थे। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था? प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था? मौर्य, शुंग, गुप्त, मगध। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये गुप्त वंश, ठीक है, स्वर्ण युग कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के पास आते हैं। बिहार के किस अस्पताल को टीबी के जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिया गया? वो है IGIMS। कौन है? IGIMS पटना। बिहार के किस अस्पताल को टीबी जांचने का मौका मिला? IGIMS पटना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। चंद्रगुप्त मौर्य देश के प्रबल अनुयायी थे। देखिए, हर ऑप्शंस पढ़ने की भी खास ज़रूरत नहीं है जब हम ये BPSC या SI के लिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म, चूँकि अशोक बौद्ध धर्म से थे, आपको पता होना चाहिए, और ये थे जैन धर्म से। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के थे। हालांकि ये लास्ट क्या किए थे? जो चंद्रगुप्त हैं, यही चंद्रगुप्त हैं जो आपको मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं। वह जैन धर्म को मानने वाले थे और उसके जैन धर्म के उनके अभिलेखों में उनके जीवन के अंतिम चरण के बाद की बात कही गई है, जो उनके पुत्र को सिंहासन देकर चले गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। 9 में है, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है। किसके लिए? नाबार्ड। अब समझ ही रहे हैं नाबार्ड किसकी बात की हो रही है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, बैंक को नाबार्ड कहा गया है। ये इसकी स्थापना 12 जुलाई 1952 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। वैसे 1 अप्रैल 1995 में नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधिकारिक संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गई और नाबार्ड के और सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि ग्रामीण बैंक और बैंकों के अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक ऋण, अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। ये कौन हो गया? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों के विकास हेतु।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? किसकी नियुक्ति? भारत के महान्यायवादी इसका भी करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनका भी करते हैं, राज्य के राज्यपाल इनका भी करते हैं, उपाध्यक्ष भी। तो देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी का जो नियुक्ति किया जाता है अनुच्छेद 76 के तहत, इसको 76, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ये 148 और राज्यपाल के लिए 155। इस अनुच्छेद का उपयोग करते हैं 76 न्यायवादी के लिए और 148 आपको नियंत्रक महालेखा के लिए और राज्यपाल के लिए 155, यानी कि उपाध्यक्ष भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? तो बिहार में प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी 1904 ईस्वी में। कब लगाई गई थी? 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, यानी किसने की थी? एकेडमिक एसोसिएशन और मधुसूदन दत्त ने, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने, हेनरी विलियम डेरोजिया ने, मदन मोहन तरकलंकर ने। तो इसके उत्तर क्या है? ये हेनरी विलियम डेरोजिया ने ही किया था, हेनरी विलियम डेरोजिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। 19 फरवरी कब? 19 फरवरी 2020 को किस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का न्यास का नया अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया? अब जानते अगर हैं तो बिल्कुल जानते ही हैं, महंत नृत्य गोपाल दास। कम से कम आप राम मंदिर के फैसला से लेकर सब कुछ में आप लगातार इनके बारे में सुनते जानते जरूर होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर है महंत नृत्य गोपाल दास को इसका नया अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। 14 में इसके तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगर विद्रोह पर या तालुकदारों के विद्रोह पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास वस्तु कथा है, कथा वस्तु है सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। 16 में देख रहे हैं मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन? बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। अगर यहाँ पर वीडियो लॉन्ग ना हो जाए तो मैं चाहूँ तो बिरसा मुंडा से संबंधित ढेर सारी बात आपके मैं रख सकता हूँ। देखिए, बिरसा मुंडा ही थे जो, उनका पिता का नाम सुगना मुंडा हुआ करते थे। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में ये चलाया था विद्रोह 1895 से 1 में किए थे। ठीक है, जनजाति समूह में खेती करते थे, जिस उसके दौर में खुद कट्टी के भी नाम से जाना जाता था। महाजनों, जमींदारों, ठेकेदारों ने समूह खेती पर भी हमला बोला था इसी के साथ, और इसी कारण इन्होंने ही ये विद्रोह कर दिया था। और इनका विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता था। किनका? बिरसा मुंडा का सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता था। और आपको पता होना चाहिए कि 1895 में, कब? 1895 में के बाद बिरसा मुंडा ने यह नेतृत्व किया था। और यह भी पता होना चाहिए कि उसको भगवान का दूत भी अपने आप को घोषित किया था, जो उनका अपना देवता का नाम था सिंह बोगा उनका देवता था। और 1900 ईस्वी में ही सिंह भूमि में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे और उसी समय ही हैजा के कारण इनकी मौत भी हो गई थी। और आपको लास्ट बात इसके रिलेटेड, इससे संबंधित, क्योंकि मैं बार बार इस बात को मैं रिपीट करता हूँ कि मैं ऑलरेडी टीचर हूँ और इसके बारे में बेहतर जानकारी 8 क्लास के जनजातीय समाज में मिलता है। एक लॉन्ग उसका लेक्चरेज मिलती है। ठीक है, तो यहीं पर इस बात की बताई गई थी, जनजाति और गैर आदिवासी समाज को दिकू कहते हैं।
और ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत भी होते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो ये किस में है? पटना में है, कलकत्ता में है, लखनऊ में है, चेन्नई में है। तो ये कहाँ पर है? कलकत्ता में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। कुंडलपुर क्या है? कुंडलपुर सम्राट जन्मस्थान किसका है? सम्राट अशोक का है, गौतम बुद्ध का है, महावीर स्वामी का है, चैतन्य महाप्रभु का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी का कुंडलपुर इसका जन्म स्थान है। इनका जन्म स्थान कितना में हुआ था? 599। किनका? महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर, ठीक है, 599 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडलग्राम में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में कुंडलग्राम में हुआ था। और इनको 563 ईसा पूर्व कपिलावस्तु में जबकि गौतम बुद्ध में कितना? 63 ईस्वी में, 563 ईस्वी में कपिलावस्तु लुम्बिनी जो नेपाल में जो शुद्धोदना के पुत्र, ठीक है, उनके और गौतम बुद्ध के यशोधरा उनके बीबी के पत्नी का नाम था, उनका बेटा का नाम राहुल था, पिता का नाम शुद्धोदना था। बस ये सब बातों को याद रखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से जान मूल सब कुछ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो ये किससे है? गेहूं उत्पादन से। क्रांति से ही नहीं बल्कि फ़ायदा सिर्फ उसको हुआ था, ऐसे नहीं किसी के लिए मना नहीं किया गया था। तो हरित क्रांति में सबसे बेस्ट फायदे हुए थे गेहूं को, थोड़ी कहा ना जाए धान में हुआ, लेकिन औरों में बिल्कुल नहीं हुआ। मोटे अनाज तो बिल्कुल इसमें इसका फ़ायदा कर पाए ही नहीं। वैसे 1967 में यह क्रांति लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? आपके नोबेल प्राइज़ विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा ये 1966-67 के समय आपको ये लाया गया था हरित क्रांति में गेहूं को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, बाकी माना किसी को नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ रण राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन। मैंग्रोव वन तो सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरवन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। निम्नलिखित में से कौन जावा का आविष्कार किया? तो जेम्स गॉसलिंग ने किया, अब जानते ही होंगे। जेम्स गॉसलिंग ने जावा का आविष्कार किया था। किसने किया था? जेम्स गॉसलिंग ने जावा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पास। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर है कि लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय लेता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? स्याही सुखाकर, केशिका कैपिलरी क्रिया द्वारा, ठोसकरण क्रिया द्वारा या वाष्पीकरण क्रिया द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्याही को सूखता है तो केशिका यानी कैपिलरी क्रिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020, ये भी क्या है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है? यानी भारत एवं पाकिस्तान को, नेपाल एवं रूस को, रूस एवं जापान को। तो इसका राइट आंसर क्या है कि मेरा ऑप्शन से भारत एवं रूस को।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के पास। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। जी हाँ, श्रीहरिकोटा द्वीप, जहां पर से रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है। जहां पर से रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है वो कहाँ है? कहाँ है? चिल्का नदी, चिल्का झील के पास, गोदावरी मोहानी के पास, महानदी मोहानी के पास, या पुलिकट। तो देखिए, श्रीहरिकोटा ये पुलिकट झील के पास है, ठीक है। और यहीं से पुलिकट जो तमिलनाडु में पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच बॉर्डर में पाया जाता है। तो यही मानेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के पास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के पास। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था कौन? किसने? अकबर ने। किससे विवाह? राजपूतों की। बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौरों से, या सिसोदियों से। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कछवाहों से। अकबर की सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूतों से हुई थी? कछवाहों से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के पास। 27 है, मई 2020 को लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK-14 श्रेणी का सातवां पोत INLCU L-57 भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो कौन के द्वारा? गोवा शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, लार्सन एंड टब्रो शिपयार्ड, या मैसर्स गार्टन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता। तो ये इसका राइट आंसर है मैसर्स गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखते हैं क्या इसमें ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। तो अब जानते होंगे ये इनके ऋग्वेद के मूल लिपि थी ब्राह्मी। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुआ था? परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था आपको 2005 ईस्वी में। कब हुआ था? 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ये आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में देखते हैं, औद्योगिक मालवे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। औद्योगिक मालवे से सबसे अधिक किसको? चमड़ा उद्योग को, कागज उद्योग को, रेयन उद्योग को, वस्त्र उद्योग को। तो देखिए, चमड़ा उद्योग को होता है। चमड़ा उद्योग में बहुत ज़्यादा पानी का भी उपयोग किया जाता है। इसमें पानी का भी खूब उपयोग होता है और इसमें अन्य रासायनिक प्रदूषण भी खूब होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या हो जाता है, वायु मलजल का भी निकलता है। इसमें नाइट्रोजन और सल्फर जैसे ऑक्साइड भी वायुमंडल में चले जाते हैं। यहाँ तक इतना भी नहीं, जब वर्षा होती है तो नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ ये अम्ल वर्षा भी कराते हैं। इससे उद्योगों से क्लोराइड, सल्फाइड, पारा, सीसा आदि भी निकलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, गंगा प्रदूषण का सबसे बड़े कारण यह भी है क्योंकि कानपुर में चमड़ा उद्योग की बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं। यानी कि इसके बारे में क्या नहीं बोलिएगा, ठीक है, समय कम है। चर्म उद्योग से में चमड़ा उद्योग से एक और है चर्म शोधन तथा डिस्टिलीकरण से काफ़ी पानी का भी खपत होती है और उससे मलबे का भी उत्सर्जन होता है। इस प्रकार औद्योगिक मलबे से सबसे अधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग, ऑप्शन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के पास। पीला बुखार यानी पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों में होता है। तो कैसे होता है? तो देखिए, पीला बुखार या पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच जो होता है मादा मच्छर के काटने से फैलता है। और वह मादा मच्छर कौन है? एडिज एजिप्टी। क्या है उसका नाम? एडिज एजिप्टी। क्या नाम?
एडीज एजिप्टी, नमक मच्छर इस बीमारी के वाहक होते हैं। इसमें तेज बुखार भी आता है। इसको यकृत को बहुत हानि भी होती है। इसमें रुधिर अल्पता, दैट्स मीन एनीमिया, इससे एनीमिया भी हो जाता है। तो इसके सारे मतलब ये समझ में आपको आ ही गया होगा कि इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के पास। द एस्टरी ऑफ एगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड नमक पुस्तक के लेखक कौन है? फिर से एक बार सुन लीजिए। द एस्टरी ऑफ एगा फ्रॉम इंडिया टू द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड नमक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? अल-सादिर ग्रे, एलिस्टेयर सियर, ईयर रंकिन, अलेक्जेंडर मैकल स्मिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिस्टेयर सियर है, जो एलिस्टेयर शियर हैं, ठीक है। एलिस्टेयर शियर ने इसको लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के पास। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? हाँ, मकर रेखा समझ में आ रहा है आपको? मकर रेखा। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन है? कांगो है, लिम्पोपो है, नाइजर है, ज़िम्बेबवे है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिम्पोपो। लिम्पोपो जो कांगो नदी से 0 डिग्री की रेखा पर 2 बार काटती है। कौन? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो कांगो नदी पर 0 डिग्री से 2 बार काटती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के पास। 34 में देखते हैं, लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह को, टी.एन. चतुर्वेदी को, स्मिथ सभरवाला को, या अशोक खेमका को? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह को। किसको? उत्पल कुमार सिंह को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के पास। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह कौन है? ये दुधवा, बी काजीरंगा, मानस, नंदा देवी। तो देखेंगे कि ये है आपको काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा में भारत का राष्ट्रीय अभयारण्य है, जहाँ पर सबसे अधिक हाथी पाई जाती है। यानी कितना? यानी कि वैसे हाथी रिजर्व संख्या कितनी है? 29 है। कितनी है? 29 है, ठीक है। और सबसे आपको 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से गजतमय के नाम से परियोजना चालू किया गया था, ठीक है। और अभी वर्तमान में 29 परियोजना चल रही है। वर्तमान में लगभग विश्व का 50% हाथी भारत में ही पाए जाते हैं। कितना? 50%। और आसाम के काजीरंगा, ये जो काजीरंगा कहाँ पर है? आसाम के हैं। आसाम की काजीरंगा में यहीं कार्बी आंगलोंग आरक्षित क्षेत्रों में हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, जो लगभग 1675 संख्या यहीं पर पाई जाती है। जबकि मानस उद्यान में भी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर मानस, कौन? मानस जो सबसे अधिक है, 189 हाथी पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यह भी देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में कब भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन सुलूर में तेजस MK-1 FOC विमान को 18वां स्क्वाड्रन में शामिल किया? तो क्या हो जाएगा? ये 27 मई 2020 को। कब किया गया? 27 मई 2020 को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के पास। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? जीका वायरस किसके द्वारा होता है? तो ये मच्छर के द्वारा होता है। जीका वायरस किसके द्वारा होता है? मच्छर के द्वारा होता है। अब देखते हैं
38 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही मिलन कीजिए। तो देखते हैं कि चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो बादामी था, सॉरी ये बादामी है। उसके बाद पल्लव वंश जो था तो वो कंचीपुरम था, पल्लव वंश कंचीपुरम, ठीक, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया। उसके बाद देखते हैं ये है कन्नौज, जो बच गया वो पांडे का मदुरै। तो इस प्रकार कौन हो जाता है 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका मेरा राइट आंसर हो जाता है 3 4 2 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के पास। श्वेत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, दूध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मछली उत्पादन से। तो क्या है दूध उत्पादन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के पास। वैसे श्वेत क्रांति के बारे में अब जानते ही होंगे। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1964-65 में हुआ था सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, जिससे आपको दूध में वृद्धि उत्पादन की संभावना थी और उसमें फ़ायदा भी हुआ था, बढ़ी भी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के पास। आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी। लॉन टेनिस खेल की शुरुआत हुई थी बर्मिंघम में। कहाँ पर बर्मिंघम में। आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत बर्मिंघम में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के पास। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इससे पहले कई बार आते हैं और जानते हैं आप लोग, इस सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के पास। किस राज्यों में से किस एक में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। किसके पास है, तो देखते हैं मध्य प्रदेश, ऑप्शन से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसमें से मेरा तो राइट आंसर महाराष्ट्र है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं और भी जगह पर हैं, ठीक है, और भी जगह पर हैं। वैसे संविधान के 169 किसमें कहा गया 169 के अंतर्गत कहा गया संसद किसी भी राज्य में विधानमंडल के द्विसदन अर्थात विधान परिषद सृजन कर सकता है। कौन, संसद। इसको प्रस्ताव भी वही लोग रखे, खारिज भी वही कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा कितना था, भारत के 7 राज्यों में था, ठीक है। उसमें कौन था, महाराष्ट्र था, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर जो अभी राज्य ना रहा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा बिहार में विधान परिषद है, ठीक है, जिसमें से जम्मू कश्मीर अभी टूट चुका है। वैसे महाराष्ट्र में कितना है 18 सीट था, महाराष्ट्र में 78 सीट अभी भी है, जम्मू कश्मीर में 36 सीट था, कर्नाटक में 63 सीट था, बिहार में कितना, ये 75 होगा, बिहार में 75, उत्तर प्रदेश में 100, आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40। तेलंगाना में 40, बिहार में कितना, बिहार में 75 ही तो है, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। 7 राज्यों में विधान परिषद थे और अभी वर्तमान में एक राज्य की जम्मू कश्मीर राज्य की दर्जा से खत्म हो जाने से अब 6 गिनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के पास। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975, देखिए
वर्ष 1975 बोलिए या किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो 352 है। ठीक है, भारत में इस और उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि किससे आपातकाल घोषित किया जा सकता है, वो है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के पास। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है, ये आपको कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बैकअप, जो आप लोग रोज दिन करते ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 45। वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, तो कौन था वो? हम्पी था, है ना। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करते थे। 46 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? क्या बोला गया? किसके अंतर्गत और सर्वोच्च न्यायालय? तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा आपको कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। ठीक है, 74 में इसको गठित हुआ था और उसके लॉ था 43। ठीक है, और इसके क्या था? मुख्य न्यायाधीश था आपको एलिजा इम्पे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के पास। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजन पदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? यानी महाजन पद का जो 16 विषय था, चाहे क्षेत्र था, राज्य था, तो किससे संबंधित था? तो किससे है वो? बौद्ध साहित्य अंगुत्तर से था। ठीक है, वैसे इसके बारे में और कई जानकारी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, तो वीडियो लॉन्ग पड़ जाते हैं, बिल्कुल स्टैटिस में हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के पास। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या कार्य है? ये तो वैसे आपको जानना ही चाहिए। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। यही ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं जो हीमोग्लोबिन होता है, जो आरबीसी के रूप में होता है, जो श्वसन के द्वारा शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के पास। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जानते हैं हम लोग? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के पास। 50 में देखते हैं, आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस, कौन? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? पुरस्कार से 2020 से किसे सम्मानित किया? यूरोम शर्मिला, मेधा पाटेकर, अरुंधति रॉय, कुमार मुन्नर सिंह। कौन? कुमार मुन्नर सिंह। इसका राइट भी आंसर हो जाएगा कुमार मुन्नर सिंह। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं 50 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन यह एक शेड बना हुआ है जो 50-100 क्वेश्चन का है। अब धैर्यपूर्वक देखें और ना उकताएं। ठीक है, और देखिए, ऑनलाइन क्लास है, चाहे मैं नया क्यों हूँ, लेकिन ऑफलाइन में मैं भी पढ़ाता हूँ, चाहे कोई भी पढ़ाते हैं। चाहे एग्जाम पीरियड पर तो लोग 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी पढ़ जाते हैं। ठीक है, धैर्य रखिए। और मेरी स्टार्टिंग दौर है, मैं बोलता भी मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस में ज़रूर ऑफलाइन में करूँगा, क्योंकि इसके पास मेरे सभी व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है और इसके में थोड़ा टेक्निकल का अभाव भी है, और मैं इससे मैं दूर भी था। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। सब कुछ धीरे धीरे हो ही जाएंगे, सीख ही जाएंगे। मैं चलता हूँ आगे की ओर। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है? यानी राष्ट्रपति को तो चुन सकते हैं, राष्ट्रपति को चुन तो सकते हैं, लेकिन उस पर महाभियोग नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? उसमें लोकसभा के लोग करता है, उसमें राज्यसभा के लोग करता है, और
राज्य विधानसभा के लोग, जो हमारे एमएलए होता है, लेकिन कौन नहीं करता है, विधान परिषद नहीं करता है, ठीक है। तो ये नहीं करता है, जब ये नहीं करता है तो जब यहाँ पर रहता भी नहीं, करेंगे भी नहीं, तो इसके लिए कौन हो जाएगा, राज्य विधानसभा, ठीक है। क्या हो जाएगा, राज्य विधानसभा। चूँकि ये अपने राज्य विधानसभा आपको विधानसभा भवन में ही पर रह जाते हैं, तो वहाँ पर उसके महाभियोग कैसे लगा पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के पास। क्वेश्चन नंबर 52 के पास तो ये क्या है, ये आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 18 फरवरी 2020 को कौन दूसरे कार्यकाल, ये देखिए, कौन दूसरे कार्यकाल के हेतु अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के लिए शपथ लिए थे। कौन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हुए थे, तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए अफगानिस्तान में AF लिख देता हूँ, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए थे। तो इसका क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन से अब्दुल रशीद हैं, अब्दुल्ला हैं, हामिद करज़ाई हैं, अशरफ गनी हैं। तब जानते होंगे जब दूसरी बार है तो इससे पहले से भी था, तो पहले से भी था तो हम लोग पहले से भी जानते होंगे, जो बिल्कुल हम लोग पहले से भी जानते थे, क्या उसका नाम, अशरफ गनी, तब तो दूसरी बार के लिए हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के पास। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार किसे दिया गया, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार आपको किसी विराट कोहली को दिए, बाबर आजम को दिए, केन विलियमसन को दिए या रोहित शर्मा को दिए, तो किसको दिया गया है, ये दिया गया है रोहित शर्मा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया, लिसा सिंह को, निक्की हेली को, सीमा वर्मा को या अपर्णा मथुरा को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिसा सिंह को नियुक्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। मुगल शासन में मीर बख्शी क्या करता था, तो ये मीर बख्शी जो हुआ करता था, ये भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के पास। 56 में है कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित थे, तो कैवल्य जैन धर्म से संबंधित थे। कैवल्य कौन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के पास। देखिए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया था, तो ये बड़ी चर्चित है क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, हिस्ट्री से भी आते हैं, ठीक है। ये कंठोपनिषद से लिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के पास। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है, क्या कारण है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी का अच्छाई, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक तत्व ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये सब नहीं, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन इसके मुख्य फैक्ट हैं। 59 में देखते हैं, बिहार में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, बिहार में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, तो ये है मानसून हवाओं का, लौटते मानसून का, भूमध्य सागर की ओर से जाने वाले चक्रवात का, या बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात का,
ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मेरा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 60। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? जिला पंचायत अध्यक्ष का, या क्षेत्र प्रमुख का, या ग्राम प्रधान का, या सरपंच का? तो देखेंगे ये ग्राम प्रधान का, क्योंकि उसे सरपंच भी तो चुनाव द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे कि ग्राम प्रधान का ही होता है। ग्राम प्रधान को डायरेक्ट मुख्य रूप से चुनाव किया जाता है, सरपंच ऐसा नहीं होता। सरपंच में थोड़ा वो दूसरे टेक्निक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के पास। 61 में देखते हैं एंटीसोल क्या है? एंटीसोल क्या है? जलोढ़ मिट्टी, काली कपास की मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो एंटीसोल है आपको ये जलोढ़ मिट्टी। एंटीसोल है किसमें? जलोढ़ मिट्टी होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के पास। 62 में सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से संक्षिप्त फोटोस्फीयर को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, सौर प्रज्वलन, सौर रेखा धब्बा, या सौर वायु। तो इसका राइट आंसर होता है सौर प्रज्वाल को। क्या? सूर्य को फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली संक्षिप्त विस्फोट को सौर प्रज्वाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 है। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? खेड़ा आंदोलन में, रॉलेट एक्ट, चंपारण, या अहमदाबाद किसान? आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला आंदोलन चंपारण से चालू हुआ था। ठीक है, 64 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, या संथाल विद्रोह? तो देखेंगे भील विद्रोह, आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा भील विद्रोह। ये कब हुआ था? 1812 से लेकर 1819 तक खानदेश महाराष्ट्र के आदिवासियों ने कृषि संबंधी कष्टों के कारण यह और उसके भय के कारण यह आंदोलन छेड़ा था। जबकि 1825 ईस्वी में श्योरम, किसमें? 1825 में श्योरम के नेतृत्व में इन्होंने पुनः विद्रोह चलाया गया था। और कोल विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामू और मनभूमि पश्चिमी क्षेत्र यानी कि वो तत्कालीन बिहार अभी वर्तमान में झारखंड राज्य में पड़ता है। रंपा विद्रोह गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में ये रंपा विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में भागलपुर, जो तत्कालीन वर्तमान बिहार, भागलपुर के राजमहल के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के पास। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न है। वो शब्द को चुनिए। देखिए, ये जिरकोनियम है, ये सिलिकॉन है, ये पोटेशियम है, ये गैलियम है। तो इसमें देखते किसी एक अलग है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम ऐसा धातु है जो खुली हवा में आग पकड़ लेती है। ठीक है, इसे पोटेशियम खुली हवा में अति क्रियाशील धातु होता है, लेकिन ऐसा वो सब नहीं है। इसलिए इनमें से सब तो धातु है। हालांकि ये उपधातु की श्रेणी में आता है, लेकिन ये भी उपधातु है, लेकिन इसमें से ये धातु होता है, इस धातु भी होता है, अति क्रियाशील भी होता है, और सब धातु इसलिए अलग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 66 के पास। तिरुकुरल नामक पुस्तक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो जब तिरुकुरल है तो तिरुउल्लार होगा, तिरुउल्लुवार होगा, तिरुउल्लुवार है। ठीक है, तिरुकुरल का
बनाने वाला ग्रंथ संकलनकर्ता तिरुवल्लुवर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के पास। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफेद धारियां बैंड है? किस पर? मंगल पर, शनि पर, बृहस्पति पर, शुक्र पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति पर। ठीक है, बृहस्पति ग्रह पर नारंगी रंग के और सफेद धारियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 के पास। 68 में देख रहे हैं, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया। किसके द्वारा? इंडो गिरोकों ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। तो किसने किया था? कुषाणों ने सबसे अधिक तांबे का और शुद्ध में भी नाम गिने जाते हैं। नेक्स्ट है 67। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परमपदम, फ्लोसॉल्वर, चिप्स या अनुपम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के पास। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपको भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से थे। नेक्स्ट 71 में है, बिहार में 2 अप्रैल क्या है? बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किन के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? किन के नेतृत्व में? कब? 2 अप्रैल 1946 को। अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, विनोदानंद जी और कृष्ण बल्लभ। तो इसका राइट आंसर है, हम सभी जानते हैं कि कृष्ण सिंह ही, क्योंकि वो मेरे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अभी तक कितनी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? अभी तक कितनी बार लगाया जा चुका है? तो अभी तक 8 बार लगाया जा चुका है। बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? 8 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 73 के पास। पुर्तगाल व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? देखिए क्या बोला, किस सदी में पहली बार? तो ये पहली बार 16वीं सदी में आए थे। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार 16वीं सदी में आया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के पास। 74 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? चलिए पढ़ के देखिए जरा। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ये भारत का नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसादात्मक प्रजातंत्र है। बिल्कुल ये सही है, संसाद भी है, संसादात्मक प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का कानून आपको संसद में बनती है, पूरे सब कुछ विचार संसद में होती है, इसलिए भारत का सरकार या संविधान या ये बात तो सही संसादात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के पास। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य नसबंदी आंदोलन चालू किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य नसबंदी आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये है डुमराव। कहाँ पर से? डुमराव से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 के पास चलते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? बस आवश्यक नहीं है। आपको पता है ये के लिए आवश्यक है, तो उसमें एक ही गैस लगता है। 4 चीज़ आवश्यक होता है जो जिसमें क्लोरोफिल होता है, सूरज के प्रकाश होता है, जमीन से जल होता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो एक ही गैस इसके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल का कितना होना चाहिए? तो देखिए ये 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। लेकिन वैसे बिहार में या देश में इतना नहीं है, बिल्कुल 18% था, धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं, अब लगभग 21% पर पहुंच चुके हैं हमारे भारत के औसत वन क्षेत्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के पास। वैसे वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और वन जल है तो जीवन है,
जल ही जीवन है, तो उसी प्रकार वन भी उससे कम नहीं है, वन है तो हम है कहा जाता है। बहुत सारे वन के बारे में भी है, मैं क्या करूँ, इसे थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वो था आपको जामाली था। ठीक है, ये जामाली उनका कोई रिलेटिव के अंतर्गत आते थे। ठीक है, जामाली उनके कोई और क्या होता है कि ये महावीर का जन्म के संबंधित बोले थे, उसका वर्धमान उनका नाम था। ठीक है, राज्य वातावरण में ही हुआ था, लेकिन आगे चलकर क्या हो गया था, वो यशोदा के साथ शादी हुई थी। यशोदा की शादी होने के बाद वो आगे चलकर क्या हो जाता है, सन्यासी बन जाते हैं। फिर आगे चलकर जैन धर्म के महावीर स्वामी के रूप में होते हैं, जो जैन धर्म के 24वां तीर्थकार होते हैं। बहुत सारी बात होती है। तो महावीर का जो प्रथम शिष्य बने थे वो जामाली थे। नेक्स्ट 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़कारी विद्रोह का केंद्र था? कौन गढ़कारी केंद्र का विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। तो इसका राइट आंसर है कोल्हापुर, उसके केंद्र थे। नेक्स्ट चलते हैं 80 के पास। देखिए, यह एक मैथ का सवाल है और इस छोटे से प्लेस में मैं मैथ इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। वैसे मैं अपनी कोचिंग में मैं मैट्रिक तक तो मैथ पढ़ाती हूँ रेगुलर, मुझे आता ही है, बस सारी इंतज़ाम की आवश्यकता है और आपकी लगातार धैर्य की ज़रूरत है। ठीक है, मैं चूँकि ऑल सब्जेक्ट में मैट्रिक तक पढ़ाता ही हूँ, तो मैथ तो मेरा सब्जेक्ट ही है, मैं आसानी से बोल सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जगह के अभाव से इसमें बना नहीं सकता। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आंसर बोल देता हूँ, आप इसको सूत्र लगाकर बनाइएगा, जो इसको अलग अलग करके बना लीजिएगा परसेंटेज लगाकर। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर 16,000। ठीक है, नेक्स्ट की ओर मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का अग्रणीय पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। भारत का अग्रणीय यानी कि सबसे अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन से आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के पास। क्या है, 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। तो वो क्या खेल, उसका लिए लोकप्रिय खेल था पोलो। उसी हिसाब से 15वीं सदी में बाबर के द्वारा ये लोकप्रिय खेल हो गया था। 83 में देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित हैं। ए 17, 19, अनुच्छेद 23, 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है 84 के पास। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण छेद के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए, परिशीतकों के प्रयुक्त होने वाला CFC12 बिल्कुल इसका उपयोग करने में इसको तो नुकसान होता है, सबसे बड़ा दुश्मन यही है। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये भी भारी नुकसान पहुंचाता है। अग्निशमन में प्रयुक्त हैज़न 121, ये भी बड़ी दिक्कत है। नाइट्रेट ऑक्साइड, जो हमारे आसपास और वातावरण से लेकर इसमें भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के पास। 85 में देखते हैं डैश बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के समाधि स्थान है। तो देखिए, गोल गुंबज ही है। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के समाधि से संबंधित है। कौन? गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि से संबंधित है। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था कौन? तो हम जानते हैं कि बिहार का गौरव एकमात्र था शेरशाह सूरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के पास। देखिए, अभी मैथ का सवाल लग रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका महत्तम समापवर्तक
8 है तो संख्या का लघुत्तम क्या होगा। देखिए मैं चाहूँ तो इसमें सॉल्व कर सकता हूँ, लगता है छोटा सा वाला हट जाएगा। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब दो संख्या का गुणनफल यहाँ पर 12 80 है और एक इसके एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम कितना उसको भाग लगा देंगे, तो 8 एकम 8 बच गया कितना 4 से 48, 8 छक 48 पर 1 0 यानी 160 इज राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आता है मैथ, सब कुछ आता है, मैं चाहे एवरीथिंग पढ़ा सकता हूँ, बट एक्सपीरियंस मुझे इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है और इसकी जो चीज़ की आवश्यकता होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई, तिरंगे की लंबाई बस छोड़ दीजिए, बस इतना जानिए तिरंगे की लंबाई है तो क्या होगा, वो 3:2 हो जाएगा, यानी 3 मीटर लंबा तो 2 मीटर चौड़ा, यानी कि 3:2 होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन है। आयोडीन है, कभी नहीं, आयोडीन कभी नहीं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड या अमोनियम, तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। 90 के पास एक पाइप किसी होज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप उसे पूरे भरी हुई होज को 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो होज को पूरा भरने में कितना समय लग जाएगा। देखिए अभी मैथ का सवाल है, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको भी हल कर पाऊँगा। इसके लिए नियम क्या होगा कि जो बड़ा होगा उसको पहले और जो छोटा होगा उसको बाद में देकर 1/2 से कर देंगे। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, बड़ा है 12, यानी कम घंटा लगेगा वहीं बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, तो उसको 1/12 माइनस 1/18 से भिन्न का घटा करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36, ठीक है। तो 3 घटा 2 तो 1/36 यानी कि 36 घंटा, तो 36 घंटा कहाँ पर है, बी में है, तो 36 घंटा में इसको खाली कर देगा। सूत्र क्या है, 1/x माइनस 1/y, जहाँ पर x बड़ा होगा और कम समय लेगा और जहाँ पर y छोटा होगा जो अधिक समय लेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के पास। 2000 ग्राम की एक मिश्र धातु जस्ता को इतना में करता है तो कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाएगा। देखिए आप लोग बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे मैथ जानते भी हैं, तो देखिए मिश्रण वाला है उसमें तो देखिए कि उसमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, नहीं बना ये नहीं हो पाएंगे। तो ये मिश्रण वाला सूत्र होता है जिसमें अशुद्धि मिश्रण होता है, ठीक है, आप अपने सूत्र से देखकर ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और वैसे मैं बहुत जल्द कोशिश करता हूँ कि इन सारी चीज़ को मैं आपको कैसे मैं सॉल्व कर पाऊँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के पास। दिल्ली के अशोक स्तंभ के ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संचारित होता है। वह किस धातु से बनाया हुआ है। देखिए दिल्ली का लोहा स्तंभ है जो कुतुब मीनार के बिल्कुल अगल बगल है, वो 2000 किलोग्राम वजन का है, ठीक है। जो ऐसा कहा जाता है जब अशोक स्तंभ तो अशोक स्तंभ ही है कि यानी कि लगभग 2500 साल पुराना हो गया, 2400 साल पुराना हो गया, उसमें आज तक कोई जंग नहीं लगता। दुनिया के वैज्ञानिक इसलिए परेशान है कि आखिर कौन सा ऐसा लोहा है जिसमें जंग नहीं लगेगा, तो वो किससे बना हुआ है, तो ये लोहा से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 93। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कि यहाँ पर कुछ जब आप पढ़े हैं तो ऐसे नहीं कि यहाँ तक ऐसे पहुँच गए हैं, लेकिन जब क्या बोला जाता है मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन बढ़ जाते हैं। हम जानते हैं कि भारत की सीमा रेखा 2 देश के साथ होती है और वो कौन होता है, पाकिस्तान होता है और किसके साथ होता है, चाइना के साथ होता है। तो चाइना है, पाकिस्तान है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक है मैकमोहन एक है डूरंट,
लेकिन अगर बांग्लादेश के भी सीमा रेखा के नाम पूछी जाए तो भी क्या हो जाएगा, वो रेड क्लिफ ही हो जाएगा। ठीक है, वो रेड क्लिफ ही हो जाएगा। तो क्या हो गया, मैं बोल ही रहा था कि मैकमोहन चीन के साथ बनाता है और रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ बनाता है। तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, कोखा वाली अल्फ़ाबेट में भारत तो दोनों बार मेरा भारत हो ही गया, लेकिन एक बार पढ़ता है चाइना, एक बार पढ़ता है पाकिस्तान। तो कोखा वाले अल्फ़ाबेट में देखिएगा पहले च आता है। कौन आता है पहले? च आता है। च आ गया, विदेश का नाम मेरा, पड़ोसी देश का नाम च पहले, और एक देश है चाइना, एक देश है मेरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का प बहुत लास्ट में पड़ता है, यानी कि देश का नाम में पहला अक्षर कौन आया? च आया। पहला देश कौन पड़ गया? चाइना। उसी प्रकार रेखा भी दो पड़ता है, एक मैकमोहन है, एक रेड क्लिफ है। तो हम देखते हैं कि मौ और रॉ में पहले मौ आता है, तो जो पहले देश आया उसको पहला रेखा पड़ा, जो बाद में देश आया उसका बाद में रेखा पड़ा। यानी कि पाकिस्तान बाद में आता है तो रॉ भी बाद में आता है, इसलिए पाकिस्तान का रेड क्लिफ होता है। और चाइना का चौ पहले आता है तो रेड रेखा का भी मौ पहले आता है, अर्थात मैकमोहन हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। वैसे किसी किताब में आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा कि बांग्लादेश का सीमा रेखा का नाम क्या है, लेकिन जब देश की बंटवारा हुआ था उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था ना, इसलिए अगर ऐसा दिन आ जाएगा तो बांग्लादेश और भारत की सीमा रेखा भी रेड क्लिफ ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के पास। एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। ये भी देखिए लॉन्ग प्रोसेस वाला है। 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का क्या अनुपात होगा? देखिए इसको भी बिल्कुल सॉल्व करते हैं। अब मैट्रिक में या इंटरमीडिएट जो साइंस से हैं, अब जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम और स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं इसे आगे बढ़ता हूँ आंसर बताकर। ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी 10:3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के पास। 95 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, देखिए वन तो जंगल में होता है, झील तो होता ही है, घास का मैदान होता है, धान का खेत हम सीजन में 3 महीने 4 महीने के लिए बनाते हैं, जिसमें सब कुछ होता है, इसलिए धान के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। वैसे धान के खेत से मीथेन गैस आता है, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराणों की कुल संख्या, बिल्कुल जब से पढ़ना सीखें तब से जानते होंगे आप कि पुराणों की संख्या कुल 18 है। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने कहा था। क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन सर्वप्रथम तिलक ने कहा था। यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बोला गया था? तो देखेंगे किस में बोला गया था। बनारस 1905 में, कलकत्ता 1906 में, सूरत 1907 में, लखनऊ 1916 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ 1916 में ये कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसी में लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, वेनेजुएला धारा, आर्कटिक धारा। तो ये क्या है? ये है आपको पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, गर्म सागरीय धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के पास। 99 के पास औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे कौन? वे कौन था? औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वे थे कौन? वे थे आपको अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा एवं अहमदनगर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो बीजापुर और गोलकुंडा है। ध्यान दे डियर फ्रेंड्स कि औरंगजेब को दक्षिण भारत का अभियान करने के कारण ही उसका राजधानी कमजोर दिल्ली पड़ गई थी। वो हालांकि इतिहास में उसका नाम बदनाम है कि वो अय्यासी राजा थे, लेकिन सिर्फ इतना ही बात नहीं, अय्यासी राजा होकर उतना अय्यासी नहीं हुआ करते थे, लेकिन जिसके जो समय जिसके लगता है वास्तविक रूप से वो 14 साल तक लगभग लंबे समय तक दिल्ली राजधानी वापस नहीं थे, इधर उधर ही यानी कि दक्षिण भारत के अभियान के लिए चले गए थे और बहुत लंबे समय तक राजधानी से बाहर चला गया था। और आपको पता होना चाहिए घर का मालिक जिम्मेदार अगर राजधानी से लंबे दिन तक बाहर रह गया हो तो फिर उसका क्या हुआ होगा। इस प्रकार नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर इसके पास आते हैं। यहाँ पर देखते हैं सूची मिलान करने की ज़रूरत है। कोटिक को 2 से मिलाना है कि 10 अवतार मंदिर, बाबा सोमनाथ मंदिर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर, 12 भगवान का मंदिर से मिलान करना है। सूची 2 है एटा, फारुखाबाद, देवरिया, ललित, यानी कि ऊपर मंदिर का नाम है, नीचे उसका पैलेस है। तो हम लोग देखेंगे कि 10 अवतार मंदिर है। 10 अवतार मंदिर कहाँ है? तो 10 अवतार मंदिर है ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में है। 10 अवतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में, यानी कि ए का 4। बाबा सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? सोमनाथ का मंदिर है आपको फारुखाबाद में। ठीक है, इसके मतलब 2। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है? श्रृंगी ऋषि का मंदिर है आपको देवरिया में, जो 3। उसके बाद 12 भगवान का मंदिर कहाँ है? ये एटा में, यानी 1। इस प्रकार क्या हो गया? 4 2 3 1। क्या हो गया? 4 2 3 1 किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में पाए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। यह मेरा 67th BPSC टारगेट बैच और बिहार एसआई के नाम से, टारगेट बैच के नाम से ये मेरा दूसरा वीडियो है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कोचिंग में 7 साल से एक्सपीरियंसिव ऑफलाइन क्लास में हूँ, लेकिन आपके सामने ये जो ऑनलाइन में है ये मैं बिल्कुल नया हूँ। मैं 1 जनवरी 2021 को मैं चैनल लॉन्च किया हूँ और ये आज जो मेरा दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि बस मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, या ज़रूरत पड़े तो सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन प्लीज़ आपको किस तरह से पढ़ाना चाहिए मुझे बताइए, क्योंकि मैं नया हूँ। मुझे हर तरह से ऑफलाइन पढ़ाने आता है। बच्चों की हर समस्या को जानने मुझे लाइव आता है। उससे उसके बगलों में रहकर, उसकी कॉपियों को टच कर, उसको होमवर्क को सुनकर, मौखिक सुनकर, दिन में सुनकर, तरह तरह से जैसे जैसे आप समझते हैं वो तो हर तरीके से आता है। लेकिन इस तरह से मैं पहले पढ़ूँ, किस तरह से होना चाहिए ज़रूर कमेंट्स करें। थैंक यू। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए आप इसको तैयारी कीजिए, पढ़िए और सबको संपूर्ण विषय की संपूर्ण ढंग से एग्ज़ाम बिल्कुल कही जाए तो बिहार एसआई का थोड़ा ही दिन बाकी है। उसको 14 फरवरी को अभी तत्काल तय है। ठीक है, तो तत्काल के लिए दी जाए विराम। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।